हेलो बच्चों। हाय सर। हाय, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? यस सर। चलिए चलिए। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का कुछ क्लासेज हो चुके हैं, ठीक है? तो आप डीसी सर के चैनल पे जाके देखिएंगे तो वहां पे क्लासेज अवेलेबल हैं, ठीक है? जो यूट्यूब चैनल है डीसी सर का, वहां पे क्लासेज अवेलेबल हैं पहले का। आज हम लोग सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज का जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में कुछ क्लास हो चुके हैं। आई थिंक हम समझते हैं कि 5 या 6 क्लास। सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना शुरू किए थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसको, एक बार हम जरा सा रिकैप आपको दिखा दे। तो वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करे, वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करे, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर ज्यादा तो प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? ज्यादा। नंबर कम तो प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? कम। क्लियर? 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते थे। पहला क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा क्या था? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? पहला क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। तीसरा क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम थर्ड वाला चीज देखने जा रहे हैं। आज का मेरा हेडिंग यही है, डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कर क्या रहे? कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तब ये टॉपिक ढंग से समझ में आएगा। अब दुर्भाग्य है कि पिछले 2 साल से गर्मी के दिनों में आइसक्रीम आप लोग नहीं खा पा रहे होंगे। सही बोल रहे हैं हम? यस सर। भाई लॉकडाउन हो गया है, तो लॉकडाउन में आइसक्रीम वाले तो घर में पहुंच ही नहीं रहे हैं, नहीं? यस सर। लेकिन देखे होंगे, जब कभी आइसक्रीम खाए होंगे तो देखे होंगे कि आइसक्रीम के साथ क्या होता है कि कुल्फी बेचने वाले लोग आते हैं कभी कभी। और कुल्फी बेचने वाला कुल्फी बेचने वाले लोग क्या करते हैं कि तुरंत आइसक्रीम जमा के देते हैं। वो जब आए कभी आपके घर के इर्द गिर्द, वो कभी आए जब आपके घर के इर्द गिर्द, तो उनको बोलिए कि भाई ऐसा कीजिए, थोड़ा बर्फ दो हमको, थोड़ा सा बर्फ दे दो, ठीक है? वो बोलेंगे कि भाई बर्फ तो किसी काम का नहीं है आपका। बर्फ शुरू में देंगे नहीं, जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो बोलेंगे कि बर्फ आपके किसी काम का नहीं है। आप पूछो कि क्यों भाई, क्यों नहीं है काम का, तुम तो बर्फे रखे हो। तो कहेगा, बहुत जब जिद करोगे तो बताएगा कि नहीं, कि बर्फ में हम लोग करते क्या है कि नमक मिला देते हैं। बर्फ में क्या मिला देते हैं? नमक मिला देते हैं। अब तुरंत एक क्वेश्चन आएगा मन में कि सर बर्फ में आखिर नमक क्यों मिला दिया है? जो बर्फ वो यूज कर रहा था जमाने के लिए,
उसी में वो क्या करता है कि इस ढंग का रखता है, ये इधर अंदर में बर्फ है ऐसे, और एक कुल्फी टाइप की इस ढंग का रहता है, उसी में घुसाता है और जमता है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि ये बर्फ में नमक क्यों मिला है? स्कूल में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट काम का करें, ठीक है? इसमें जो भी आप कमेंट कर रहे हैं प्लीज काम का कमेंट करें, क्योंकि ये डीसी सर का चैनल है और सर भी इसको देखते हैं, ठीक है? तो अगर आपको कमेंट करना है तो पर्सनली, किसी को कमेंट करना है तो पर्सनली कमेंट कीजिए, कमेंट टू एवरीवन नहीं करेंगे, ओके? चलिए, तो एक क्वेश्चन ये हुआ कि बर्फ में नमक क्यों वो लोग मिला देते हैं। साथ ही साथ अभी तो थोड़ा कम है, पहले पुराने जमाने की जो गाड़ियां थी उसमें देखोगे लोग पानी डाला करते थे, जो इंजन में कुछ देर के बाद उसमें क्या करते थे कि पानी डालते थे। अगर यही आप शिमला में चले जाओ या जम्मू कश्मीर में चले जाओ, तो वहां पे चूंकि ठंडा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए देखोगे कि उन लोग पानी तो डालता ही है, पानी में थोड़ा अल्कोहल मिला देता है। जो रेफ्रिजरेटर में डाल रहा है पानी, वो पानी में पानी के साथ साथ क्या मिला देता है? अल्कोहल मिला देता है। क्लियर? साथ ही साथ एक और क्वेश्चन, जिनके घर में फ्रिज होगा वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2 ग्लास लेंगे, एक ग्लास में वाटर रखेंगे प्लेन, और दूसरे ग्लास में करो क्या कि पानी में ढेर सारा नमक मिला दो। पानी में ढेर सारा क्या मिला दो बोलोगे? नमक, NaCl, और दोनों को फ्रिज में जमने के लिए छोड़ दो। दोनों को फ्रिज में कहां पे छोड़ दो? जमने के लिए। तो देखोगे ये चीज जल्दी जम गया, और ये जो जिसमें नमक मिलाया हुआ है या चीनी मिलाया हुआ है या ग्लूकोज मिलाया हुआ है, ये चीज जल्दी नहीं जमेगा। या बहुत ज्यादा अगर नमक मिला दो तो आपका फ्रिज उसको शायद आइस में कन्वर्ट भी नहीं कर सके, उसको जमा भी नहीं सके, ठीक है? ये काम आप, जिनके घर में फ्रिज होगा, ये काम आप करके देखना। और आज इन्हीं क्वेश्चनों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर आइसक्रीम बेचने वाले बर्फ में नमक क्यों मिला देते हैं, ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग गाड़ी में पानी के साथ साथ अल्कोहल क्यों मिलाते हैं, और प्लेन वाटर जो प्योर वाटर है वो जल्दी जम जाता है, लेकिन नमक घुला हुआ वाटर फ्रिज में जल्दी नहीं जमता है, क्यों? क्लियर? इन्हीं क्वेश्चनों का जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे, और उसके लिए एक टॉपिक हमने चूज किया है, और उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टॉपिक का नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाइए कि सर फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं? सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या है। हिंदी इसका होता है हिमांक, हिमांक बिंदु। हिंदी क्या होता है? हिमांक। तो आप नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब यही होगा कि सर वो टेम्परेचर जिस समय लिक्विड जो हो वो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाए। क्या हम सही हैं? वो टेम्परेचर जिस समय लिक्विड किस में कन्वर्ट कर जाए? सॉलिड में कन्वर्ट कर जाए। जैसे अगर पानी की बात करें तो पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि पानी बर्फ में बदल जाता है। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है? है कि क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट का सही डिफिनेशन है? तो देखो, एक हद तक तो ये सही डिफिनेशन है। क्लास 6, 7, 8, 9 तक ये सही डिफिनेशन था, लेकिन आज जो है ये सही डिफिनेशन नहीं है। क्लियर? आज सही डिफिनेशन नहीं है। सही डिफिनेशन इसका क्या है? कहा जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस समय
लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड में इक्वल हो कन्वर्ट कर जाए सॉलिड के वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो कहेंगे इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which it is लिक्विड the into सॉलिड temperature व्हेन कूल्ड। at which vapor pressure of liquid phase becomes equal to vapor pressure of solid phase। सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो टेम्परेचर जिस समय लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। क्लियर है? फ्रीजिंग पॉइंट को याद रखेंगे कि कोई लिक्विड कब फ्रीज करना शुरू करेगा, तो तब फ्रीज करेगा जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। क्लियर है? लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हो वो किसके बराबर हो जाए? सॉलिड के। साथ ही साथ मैं आपको बताया हूं, एक बात हम ये भी बताए हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि वेपर प्रेशर लिक्विड का इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कैसा प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहने का मतलब होता है कि वो उसका खुद का प्रॉपर्टीज है। मतलब वाटर का वेपर प्रेशर फिक्स है, मिल्क का वेपर प्रेशर फिक्स है, अल्कोहल है तो उसका वेपर प्रेशर फिक्स है। मतलब जितने लिक्विड हैं सब लिक्विड के वेपर प्रेशर क्या हैं? अलग अलग फिक्स है। और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब घटाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज याद रखेंगे आप कि वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपको अगर हम पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको केमिस्ट्री आता है, आपको जब हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ केमिस्ट्री आता है। अगर हम और मोटे हो जाएं तो क्या लगता है हमको ज्यादा केमिस्ट्री आने लगेगा क्या? नहीं। और पतले हो जाएं तो केमिस्ट्री हमको कम आने लगेगा क्या? नो सर। तो केमिस्ट्री इज माय इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री हमारे साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हमारे अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही शर्ट के साइज की बात करें, जींस की साइज की बात करें, तो मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, हम और मोटे हो जाएंगे तो जींस का साइज भी ज्यादा हो जाएगा, शर्ट का साइज ज्यादा हो जाएगा, और पतले हो जाएंगे तो जींस का साइज और शर्ट का साइज कम हो जाएगा। तो दो तरह के प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव और दूसरा क्या चीज? एक्सटेंसिव। अब जैसे अब हम बात करें, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यस, कुछ ना कुछ आयतन है। अगर रूम को आधा कर दिया जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा कि नहीं? यस सर, कम हो जाएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, अमाउंट कम कर दिए तो प्रॉपर्टीज भी कम हो गया। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें, अगर आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो रूम को आधा कर देंगे तो क्या टेम्परेचर भी आधा हो जाएगा क्या? नो सर। क्लियर है? यस सर। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। फ्रीजिंग पॉइंट का हम डिफिनेशन बताया कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर? सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। क्लियर? यस सर। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली हम जो अभी आपको समझाने जा रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हम अभी आपको ये समझाने जा रहे हैं कि अगर प्योर वाटर है, मेरे पास प्योर वाटर है, वाटर,
इसका फ्रीजिंग पॉइंट आप सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 degrees. प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसमें हम कुछ मिला दें, इसी वाटर में हम क्या करें, कुछ मिला दें, जैसे चीनी मिला दिए या ग्लूकोज मिला दिए या नमक मिला दिए या कुछ भी ये मिला दिए, ग्लूकोज है, तो इसके बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो आप याद रखना बाबू कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब प्योर सॉल्वेंट में हम लोग कुछ मिलाते हैं, प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कुछ मिलाएं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। अब चीनी मिला सकते हो, नमक मिला सकते हो, कोई भी सॉलिड मिला दो, तो सॉलिड मिलाने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है। क्लियर है? इसी को हम Yes, sir. देखने जा रहे हैं कि कैसे कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन आप सबको पता है कि Yes, sir. टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। सॉलिड। हम आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इस ग्राफ में सब कुछ मैंने 2 एक्सिस बनाया है। इस एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर रखा है, बहुत ध्यान से देखना, और इस एक्सिस पे मैंने वेपर प्रेशर रखा है। क्लियर है? 2 एक्सिस हैं, एक जगह मैंने टेम्परेचर रखा है, दूसरी जगह मैंने क्या रखा है? वेपर प्रेशर। अच्छा, कोई प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्योर सॉल्वेंट का यहां पे हम आपको बनाए हैं, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो ब्लू कलर का लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर ये लाइन सीधा क्यों नहीं बना है, टेढ़ा क्यों बना है? तो देखो बाबू, ये लाइन आपको ये दिखा रहा है कि वेपर प्रेशर का अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इधर जाने के बाद टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। यही ये लाइन दिखा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे देखो, इस टेम्परेचर पे अगर बात की, एक मैंने लाइन खींचा, इस टेम्परेचर पे ये है वेपर प्रेशर, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर भी देखो बढ़ गया है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए। यस सर। और एक चीज और हम पिछले क्लास में बता चुके हैं आपको कि जब कभी प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिलाते हैं तो मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है? यह वीडियो अवेलेबल है, देख लेना। ऐसे मैं जल्दी से इसको बता दूं। आप ये सोचो कि एक जगह पार्टी में गए हो और आप डांस कर रहे हो, नहीं, और डांस करते करते क्या हुआ कि बीच में जो है क्या आपके सर के ऊपर एक तवा टाइप का चीज ऐसे लगा दिया गया। उछले आप डांस करने के लिए, ठक से चोट लगा, इसके बाद फिर उछलोगे क्या? नहीं। नाइस। यही हुआ है। देखो, एक लिक्विड था यहाँ पे, ये लिक्विड था, ये लिक्विड था, आराम से वेपर बन के ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे जब आप सॉलिड डालते हो तो सॉलिड का साइज बड़ा होता है और इसको ये क्या कर लिया? ढक लिया। सॉलिड इसको क्या किया? ढक लिया। तो ये जो लिक्विड जो ऊपर जाना चाह रहा है, ऊपर जाने से उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। रोक रहा है। तो जब इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, ऊपर जाने की टेंडेंसी कम हो गई, तो कम वेपर बनेंगे, और जब कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम एक और लाइन बना रहे हैं। ये लाइन जो देख रहे हो,
दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो लाइन आपको दिखा रहा है वो क्या है बाबू? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन का। आप देखो क्या हुआ है कि इसी टेम्परेचर पर अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से समझना है, इसी टेम्परेचर पर देखो, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन का। इसी टेम्परेचर पर देखोगे दोनों का वेपर प्रेशर क्या है? अलग अलग है। इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। जब कभी ये प्योर वाटर था, इसमें चीनी मिलाए या ग्लूकोज मिलाए तो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन बनने के बाद इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन चूंकि Decrease आज कर भी गया। वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। और टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। घटेगा। क्लियर है? तो ये दो का हम वेपर प्रेशर दिखाए हैं आपके सामने। एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और दूसरा मैंने दिखाया है किसका? सॉल्यूशन का वेपर। एक और हम लाइन बनाते हैं यहां पे येलो कलर से। दिस इज, थोड़ा स्टिफी लाइन हो गई, येलो कलर से दिख रहा है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज है। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस। वेपर प्रेशर किसका है बाबू? सॉलिड फेज का। फेस क्लियर है? क्लियर है सर। ये तीन लाइन हम दिखाए हैं। जो ब्लू कलर से आपको लाइन दिख रहा होगा वो प्योर सॉल्वेंट का है। जो रेड कलर का दिख रहा होगा, या पिंक बोलो, थोड़ा कलर में हमको कंफ्यूजन होता है, ये सॉल्यूशन का है। और ये जो येलो है, येलो किसका है? सॉलिड। सॉलिड फेस का है। क्लियर है? और Clear है। आपको हम ये बताए हैं कि जब कभी टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जब कभी वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस समय वो क्या कर जाएगा? फ्रीज कर जाएगा। तो अब इसका टेम्परेचर हम कम करना शुरू किए, कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, दिख रहा है आपको? कम हो के देखो इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर। मतलब इस टेम्परेचर पे, ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, इस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट क्या कर जाएगा? फ्रीज कर जाएगा। इसको हम लोग लिख रहे हैं TF0, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो आपको टेम्परेचर मिला, यहाँ पे इस एक्सिस पे जो टेम्परेचर आप देख रहे हो, ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। सिमिलरली जब सॉल्यूशन का भी हम टेम्परेचर कम करेंगे, वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। दिख रहा है आपको? यहां पे हमको दिखा, यहां पे इस पॉइंट पे क्या हुआ कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो किसके बराबर हो गया? सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने टेम्परेचर देखा। दिस इज टेम्परेचर ऑफ TFS, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। अब देखो तो आप ध्यान दो, इधर से इधर जा रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था ना? बोलो। हाँ। तो दोनों में कौन टेम्परेचर ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट का। मतलब जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? कम हो गया। सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बाबू? कम हो गया। जो प्योर वाटर था, प्योर वाटर में जब हमने कुछ मिलाया तो मिलाने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। और कितना कम हो गया? इसी को हम लोग कहते हैं डेल TF। क्या कहते हैं बाबू? डेल TF। क्लियर है? अगर डेल TF निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा डेल TF इज इक्वल टू TF0 माइनस
TFS। बोलिए, एक बार देखिए इसको, कितना टेम्परेचर में कमी हुआ। इसके लिए हम लोग शुरू में कितना टेम्परेचर था माइनस, बाद में कितना टेम्परेचर हुआ। TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। डेल TF Solution. इक्वल टू TF नॉट माइनस TFS। क्लियर है? क्लियर है सर। Yes, sir. इस ग्राफ में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप बताइए प्लीज। नो सर, क्लियर है। ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि जब प्योर सॉल्वेंट में हम लोग कुछ मिलाते हैं तो मिलाने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही तो कारण था कि प्योर वाटर जो था वो जल्दी जम जाता था, और जब पानी में आप नमक या चीनी मिला के फ्रिज में रखते थे तो जल्दी नहीं जमता था। आइसक्रीम वाला लोग क्यों मिलाता है बर्फ में नमक? क्योंकि नमक मिला देंगे, नॉर्मल जो आइस होगा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और लेकिन जब नमक मिलाए तो नमक मिलाने के बाद क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा, -2 डिग्री या -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो उसमें कुल्फी जल्दी जमेगा। क्लियर है? साथ ही साथ ठंडे प्रदेश वाले लोग पानी के साथ उसमें अल्कोहल क्यों मिलाते हैं? अल्कोहल जो मिलाते हैं उसको एंटी फ्रीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? जो चीज मिलाया जाता है उसको एंटी फ्रीज बोला जाता है। एंटी फ्रीज क्यों मिलाते हैं? क्योंकि शाम में गाड़ी लाके लगाएंगे पार्किंग में, तो पूरे रात में चूंकि टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया तो हो सकता है कि 0 के करीब चला जाए, तो उस समय टोटल पानी जो होगा बर्फ जम जाएगा इंजन में। यस सर। लेकिन अगर हम उसमें अल्कोहल मिला दिए हैं तो अल्कोहल मिलाने के बाद टेम्परेचर तो और कम हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा अल्कोहल मिला दिए तो -7 -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि उतना ना कम टेम्परेचर होगा और ना ही फ्रीज होगा, तो सुबह गाड़ी इजिली स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो कि आइसक्रीम बेचने वाले लोग बर्फ में नमक क्यों मिलाते हैं? नमक मिला हुआ पानी जल्दी फ्रीज नहीं होता है, या कुछ मिला दें तो मिलाने के बाद जल्दी फ्रीज नहीं होता है, और ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग अपने गाड़ी में अल्कोहल पानी के जगह पे पानी के साथ अल्कोहल क्यों मिलाते? एक चीज याद रखिएगा, जो जल्दी जमने से बचा दे, जैसे जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, अब 0 डिग्री सेल्सियस से घटा के इसको -7 डिग्री सेल्सियस या -8 डिग्री सेल्सियस पे ले जाए, तो ये जो चीज मिलाए हैं उस चीज को कहा जाता है एंटी फ्रीज। क्या कहा जाता है बाबू? एंटी फ्रीज। जो फ्रीज होने से रोके, जो फ्रीजिंग को रोके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी फ्रीज। ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, ठंडे प्रदेश में साइबेरिया में चले जाओ तो वहां पे भी बहुत पौधे हैं, वहां पे मछली पाए जाते हैं, तो उनके ब्लड में भी एंटी फ्रीज नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जो एंटी फ्रीज प्रोटीन जो है वो क्या करता है कि उनके ब्लड को जल्दी नहीं जमने देता है, ना तो फिर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा खून जम गया और शरीर अकड़ जाएगा, मर जाएगा। क्लियर? तो अगर कोई पूछेगा कि एंटी फ्रीज प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो कहेंगे ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों में क्या पाया जाता है? एंटी फ्रीज प्रोटीन पाया जाता है। एंटी फ्रीज प्रोटीन का काम क्या है? तो हम कहेंगे कि सर ये बर्फ बनने से, जमने से क्या करता है? रोकता है। क्लियर है? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? डेल TF आपको समझ में आया है? यस सर। इरेज करें इसको? चलिए, देखो हमने क्या देखा अभी तक, ये निकाला
कि डेल TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TFS. एक चीज तो क्लियर है कि जब प्योर सॉल्वेंट में कुछ मिलाएंगे तो मिलाने के बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि कितना कम हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब एक क्वेश्चन Yes, ये आपसे पूछा जाएगा कि कितना कम हो जाएगा, तो इसके लिए याद रखना बाबू कि डेल TF जो होता है, डेल TF वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बाबू, मोलालिटी। मोलालिटी मोलालिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m। M से। मतलब सॉल्यूशन का अगर मोलालिटी ज्यादा तो उसका डेल TF का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा। सॉल्यूशन का अगर मोलालिटी कम तो उसका डेल TF का वैल्यू भी क्या होगा, कम। कम। क्लियर है। यस सर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल TF इक्वल टू KF इंटू M. M. ये केफ क्या है बाबू, तो इस केफ को हम लोग कहते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल फ्रीजिंग Freezing point constant. डिप्रेशन कांस्टेंट। Depression constant. केफ क्या है, Molar मोलल freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट Constant. फ्रीजिंग Depression पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। Constant. या इसी को कभी कभी कहा जाता है क्रायो Cryosop. एस्कोपिक, वेरी गुड, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल TF इक्वल टू KF इंटू M। डेल TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ, M क्या है, मोलालिटी है, और KF क्या है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक Constant. Constant. थोड़ा इस केफ पे हम लोग चर्चा करते हैं, केफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। इरेज करें। Yes sir. देखो केफ जो है वो क्या है, क्रायो स्कोपिक Constant. कांस्टेंट। इसको डिनोट किससे करेंगे हम लोग, केफ। KF. इस केफ का यूनिट क्या होगा बाबू, सो पहले देख लेते हैं। तो हमको पता है कि डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अगर Yes. KF निकालना चाहें हम लोग तो KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल TF डिवाइडेड बाई M। M. अब डेल TF जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर में कमी, तो इसका यूनिट चाहे तो केल्विन होगा या डिग्री सेल्सियस होगा। आप याद रखना कि चेंजिंग जो टेम्परेचर का चेंजिंग है वो जितना डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही किसमें होता है, केल्विन में होता है। जैसे ये एकदम हमेशा याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस नेवर इक्वल टू 0 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन बराबर नहीं है। या फिर आप ऐसे कहें कि 10 डिग्री सेल्सियस कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, 10 10 केल्विन। degree Kelvin. लेकिन अगर यही कह दे कि डेल 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन डिग्री सेल्सियस हमेशा इक्वल होगा चेंज इन किसके, केल्विन। Degree Kelvin. Yes sir. मतलब चेंज इन डिग्री सेल्सियस
हमेशा इक्वल होता है किसके? चेंज इन in केल्विन। Kelvin. जैसे आप ये समझो कि अगर हम वाटर की बात करें तो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, Yes sir. और ये बॉयल कितना पे करेगा? 100 100 डिग्री डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पे। पे कितना का चेंज हुआ? तो 100 डिग्री 100 सेल्सियस का डिग्री चेंज सेल्सियस है। हुआ। अगर केल्विन में बात करें तो 273 पे केल्विन पे ये फ्रीज करेगा, और बॉयल कितना पे करेगा? 373 केल्विन पे। 73. तो चेंज कितने का है? 100 100 केल्विन। बोलो, तो चेंज डिग्री सेल्सियस में हो या या केल्विन Kelvin में हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर। सेम है। क्लियर है? चेंज डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते, इक्वल होते। तो केफ का अगर यूनिट लिखना चाहेंगे तो ऊपर में हम केल्विन लिख देते हैं, और एम का यूनिट क्या होगा? मोल केजी इनवर्स। मोल पर केजी होता है ना जी। यस सर। तो अगर इसका यूनिट हम लिखना चाहेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? केल्विन ऊपर था, केजी इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? केजी। अब मोल जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? मोल इनवर्स। तो अगर कोई केफ का यूनिट पूछे तो केफ का यूनिट हम लोग कहेंगे केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स। या ये भी कह सकते हैं केएफ का यूनिट हम लोग डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। क्यों कह दिया ऐसा? क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर आप चाहे तो केल्विन में रख लो या डिग्री सेल्सियस में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि केएफ का यूनिट क्या होता है? केल्विन केजी मोल इनवर्स या डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। क्लियर? यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम केएफ को डिफाइन करना चाहें तो ये हमको पता है डेल टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। मान लेते हैं लेट एम इक्वल टू 1। एम का वैल्यू कितना मान लिए? 1। मतलब मोलल सॉल्यूशन है, मोलालिटी 1 है, और मोलालिटी 1 रहे तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? अगर किन्हीं को इसमें कंफ्यूजन होगा तो पीछे आप देख लेना, मोलालिटी पे एक लेक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है? तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो जैसे ही m इक्वल टू 1 रखेंगे तो डेल टीएफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? केएफ। डेल टीएफ इक्वल टू किसके हो जाएगा? केएफ। ये बड़ी साधारण सा लाइन है, लेकिन इसके मायने बहुत हैं। आप देखोगे क्या है इसका मायने। देखो, अच्छा एक चीज और याद रखना बाबू, केएफ का जो वैल्यू है ना, वो अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। केएफ का जो वैल्यू है वाटर के लिए कुछ और होगा, अल्कोहल के लिए कुछ और होगा, बेंजीन के लिए कुछ और होगा। क्लियर? जैसे वाटर के लिए केएफ की बात करें, केएफ फॉर वाटर आप समझेंगे इसको, केएफ फॉर वाटर जो होता है वो होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसको याद रखना। वाटर के लिए केएफ का वैल्यू कितना हो गया? 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या है सो समझते हैं। एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक बर्तन है और इसमें वाटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? वाटर। और वाटर है कितना? तो 1 केजी वाटर। कितना वाटर है? 1 केजी वाटर है।
तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसमें हम 1 मोल कुछ मिला दें, जैसे हमने क्या किया इसमें कि 1 मोल ग्लूकोज मिला दिया, C6H12O6। तो 1 मोल जब 1 केजी में मिलाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मोलल सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, ये सॉल्यूशन जो बना वो बन गया मोलल सॉल्यूशन। अब जो होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो हो जाएगा इससे माइनस, ये इतना कम हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। 1 केजी में 1 मोल मिला है तो उसको हम लोग कहेंगे मोलल सॉल्यूशन। अब मोलल सॉल्यूशन के लिए कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केप। तो यहां देखो शुरू में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 1.86 कम हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, -1.86 डिग्री सेल्सियस। अगर एज्यूम करते हैं हम इसमें 3 मोल ग्लूकोज मिला दिए, 3 मोल क्या मिला दिए बाबू, ग्लूकोज। तब अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू -3 इंटू 1.86 डिग्री सेल्सियस। 3 मोल मिला है तो तिगुना कम हो जाएगा। अगर 2 मोल मिलाते तो कितना हो जाता, 2 इंटू 1.86। क्लियर है। अब अगर इसमें हम यूरिया मिला दें, 1 मोल क्या किए, यूरिया मिला दिए, 1 मोल यूरिया मिला दो, तब भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, -1.86 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ऐसा करें, इसमें 1 मोल शुगर मिला दें, 1 मोल शुगर, C12H22O11। यूरिया का जानते हो कि नहीं आप लोग, NH2CO NH2 पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जी, इसको याद रखना। तब भी अगर 1 मोल यूरिया भी मिलाए हो तब भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या देखें, ये जो हम डेटा रखे आपके सामने, इससे आपको क्या सीखे। ये डेटा आपको ये बताता है कि आप चाहे ग्लूकोज मिलाओ 1 मोल, या 1 मोल यूरिया मिलाओ, या 1 मोल चीनी मिलाओ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है, -1.86। मतलब केफ जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो सॉल्वेंट का प्रॉपर्टीज है, ना कि सॉल्यूट का प्रॉपर्टीज है। अगर सॉल्यूट का प्रॉपर्टीज होता तो चीनी मिलाने के बाद कुछ और कम होता, ग्लूकोज मिलाने के बाद कुछ और कम होता, और यूरिया मिलाने के बाद कुछ और कम होता। तो याद रखना कि केप किसका प्रॉपर्टीज है, केप सॉल्वेंट का प्रॉपर्टीज है, ना कि सॉल्यूट का प्रॉपर्टीज है। क्लियर। नेक्स्ट एक और इसी ढंग का हम एग्जांपल लाते हैं। जैसे एज्यूम करते हैं एसिटिक एसिड का नाम आप लोग सुने होंगे। एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 16.6 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम करते हैं मेरे पास 1 केजी क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट है 16.6 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट हर कोई का 0 ही नहीं होता है। एसिटिक एसिड का कितना है फ्रीजिंग पॉइंट, 16.6 डिग्री सेल्सियस। और केप का जो इसका वैल्यू होता है, केप इक्वल टू 3.9 केल्विन या डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स। अब इसमें क्या होगा सो देखोगे आप। एज्यूम करते हैं कि इसमें 1 मोल मैंने ग्लूकोज मिलाया, 1 मोल मैंने क्या मिलाया, ग्लूकोज।
C6H12O6। तो अब जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा आपका, देखो 16.6 था, 16.6 माइनस 3.9, घटा लोगे इसको, कितना आएगा? यस सर। कितना आएगा? 12.7 डिग्री सेल्सियस। समझे? 1 मोल अगर हम इसमें करें क्या कि यूरिया मिला दें, 1 मोल यूरिया मिला दिया, तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट फिर से उतना ही कम हो जाएगा, KF के बराबर कितना? 16.6 डिग्री सेल्सियस माइनस 3.9 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 मोल यूरिया मिलाते, अगर हम लोग क्या करते, 2 मोल यूरिया मिलाते, तब क्या होता फ्रीजिंग पॉइंट? बोलो। 16.6 माइनस 2 इंटू 3.9 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? बोलिए। यस सर। क्या सीखे हम लोग? देखो फिर से यहां पे दिख रहे हैं कि ये कितना टेम्परेचर कम होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केएफ। और केएफ हमको किसका यूज करना है? सॉल्वेंट का यूज करना है। सॉल्यूट का केएफ का वैल्यू यूज नहीं करना है, क्योंकि सॉल्यूट पे कितना फ्रीजिंग पॉइंट मैंने क्या मिलाया है उस पे डिपेंड नहीं है। मैंने पानी में ग्लूकोज मिलाया है तो पानी का हम लोग केएफ यूज करेंगे। अगर हम यही अल्कोहल में ग्लूकोज मिलाएंगे तो अल्कोहल का केएफ यूज करेंगे। अगर एसिटिक एसिड में ग्लूकोज मिलाएंगे तो किसका यूज करेंगे? एसिटिक एसिड का यूज करेंगे। ग्लूकोज से हमको कोई लेना देना नहीं। क्लियर? यस सर। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगले दिन इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास और देंगे इसका। उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 2-4-5 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन का होगा तो आप लिख के रखना, क्रायोस्कोपिक से रिलेटेड इन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है? और आज के लिए इतना ही, ये अंतिम क्लास था। कल फिर आप लोग जुड़ेंगे और बाकी लोगों को भी ये बात बताएंगे। ऐसे आपके स्कूल तक कल का जो प्लान होगा आप तक भेज दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।